हालांकि इस्लामिक नाटो बनाना और उसे आगे बढ़ाने में कई चुनौतियां भी हैं। अगर मुस्लिम देश इस्लामिक नाटो बना भी लेते हैं तो उनका रक्षा बजट करीब 200 अरब डॉलर का होगा, जो अमेरिका के रक्षा बजट 886 अरब डॉलर की तुलना में सिर्फ एक चौथाई है। यानी इस्लामिक नाटो बनने के बाद भी अमेरिका का रक्षा बजट इससे 4 गुना ज्यादा रहेगा और यूरोपीय यूनियन का रक्षा बजट 2 गुने से ज्यादा रहेगा। मुस्लिम देशों के सैन्य संगठन के पास करीब 20 लाख सक्रिय सैनिक होंगे, मगर अकेले अमेरिका के पास 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं, तो यूरोपीय यूनियन के पास 15 लाख सक्रिय सैनिक हैं। मुस्लिम देशों की संयुक्त जीडीपी करीब 4 खरब डॉलर की है, तो अमेरिका की जीडीपी करीब 28 खरब डॉलर की है, यानी करीब 7 गुना ज्यादा है। वहीं यूरोपीय देशों की जीडीपी 20 खरब डॉलर की है। यह आंकड़ा मुस्लिम देशों की जीडीपी से 5 गुना ज्यादा है। इस तरह आप कह सकते हैं कि रक्षा बजट और जीडीपी में मुस्लिम देश मिलकर भी अमेरिका या यूरोपीय देशों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब सवाल है कि इस्लामिक नाटो बनाने और परमाणु हथियारों से लैस होने के बाद भी मुस्लिम देश सामरिक तौर पर अमेरिका और यूरोप से पीछे हैं, तो फिर क्या वजह है कि अमेरिका से यूरोप तक मुस्लिम देशों की पावर के सामने सब झुकते हुए दिख रहे हैं? इसे समझने के लिए फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के टकराव को भी समझना होगा। 8 मुस्लिम देशों के साथ ट्रंप की बैठक से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। यह मुस्लिम देशों की बढ़ती ताकत का सबूत है, क्योंकि ट्रंप जैसे नेता फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के खिलाफ हैं। वहीं नाटो में शामिल फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश ट्रंप के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। यहां हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि फ्रांस फिलिस्तीन के मुद्दे को सबसे मजबूती से उठा रहा है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर ट्रंप और मैक्रो के बीच बहस हो चुकी है। बावजूद इसके फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देश क्यों मुस्लिम देशों के साथ मजबूती से दिखने की कोशिश कर रहे हैं? इसकी वजह क्या सिर्फ मजबूत इस्लामिक देश हैं, या इसके पीछे आक्रामक होता इस्लामिक जो इस वक्त भीड़ है वो है? इसे समझने के लिए हमें इटली में जो कुछ हुआ, जो हो रहा है, उसे समझना होगा। इटली के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। मिलान और रोम में हजारों लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, तोड़फोड़ की और सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। मिलान समेत इटली के कई बड़े शहरों में सड़कें ब्लॉक कर दी गई, पोर्ट बंद कर दिए। इटली में सड़क पर हुए संग्राम के पीछे फिलिस्तीन है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने फिलिस्तीन को तब तक आजाद देश के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया जब तक गाजा समेत पूरे फिलिस्तीन को हमास से बाहर नहीं कर दिया जाए। ज्यादातर देश गाजा को आतंक का हेडक्वार्टर बनाने वाले हमास को फिलिस्तीन से बाहर करना चाहते हैं। इटली के पीएम ने भी पहले यही बात कही थी, लेकिन उनके इस बयान के बाद इटली में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर हिंसक विरोध शुरू हो गया। इस विरोध प्रदर्शन में कट्टरपंथियों के साथ अरब देश के वो शरणार्थी भी शामिल थे जिन्हें इटली ने शरण दी। इस प्रदर्शन के बाद इटली की पीएम को कहना पड़ा कि हम अतिवादियों के सामने झुकेंगे नहीं और इटली की संस्कृति की रक्षा करेंगे। यानी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देने पर इटली में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। पश्चिमी देशों के विश्लेषक इसे इस्लामिक आक्रामकता कहते हैं। तो क्या इसी इस्लामिक आक्रामकता के कारण दुनिया में इस्लामिक देशों की ताकत बढ़ी और ट्रंप जैसे नेता इस्लामिक देशों को महत्व दे रहे हैं? वैसे फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले यूरोपीय देश भी बढ़ती इस्लामिक आक्रामकता के खिलाफ हैं और उसके शिकार हैं। फ्रांस में 10 सितंबर को जो प्रदर्शन हुआ था उसमें अरब से आए शरणार्थियों की भूमिका थी। फ्रांस में भी फिलिस्तीन के समर्थन में कट्टरपंथी सड़क पर उतरकर हंगामा कर चुके हैं। जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क जैसे देशों में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन हो चुका है। तो क्या मैक्रो और दूसरे यूरोपीय नेता इस आक्रामक विरोध को देखकर ही फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं? क्या इस्लामिक देशों की ताकत इसलिए बढ़ी है क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसी भी देश को संकट में डालने के लिए उन्हें अपनी सेना नहीं उतारनी है, उन्हें अपने हथियार नहीं चलाने हैं? ये काम वो प्रवासी और शरणार्थी करेंगे जो इस्लामिक देशों से दूसरे देशों में गए हुए हैं, जैसा इटली में पिछले 2 दिन में हुआ। शायद यही खतरा मैक्रो और दूसरे सहयोगियों को भी दिखाई दे रहा है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यूरोपीय देशों के सुर इस्लामिक देशों के सामने इसलिए भी नरम है क्योंकि जर्मनी में मुस्लिम आबादी बढ़कर 7% तक पहुंच गई है। फ्रांस में मुस्लिम आबादी 2010 के मुकाबले दोगुनी होकर 10% हो गई है। ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी 16% हो चुकी है। ट्रंप जो कहना चाह रहे हैं वो बहुत स्पष्ट है। उन्होंने ब्रिटेन में बढ़ती मुस्लिम आबादी के संदर्भ में ये बातें कही हैं, लेकिन ये बातें पूरे यूरोप पर लागू होती हैं, जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है। शायद इसीलिए इस्लामिक देशों से रिश्ते सुधारना यूरोपीय देशों की मजबूरी है। मित्रों, जब ट्रंप मुस्लिम देशों के साथ बैठक कर रहे थे तो उसी वक्त न्यूयॉर्क में 3 पक्ष मौजूद थे।
एक तरफ वो मुस्लिम देश जो आज नया वर्ल्ड ऑर्डर तय करने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन जैसे वो यूरोपीय देश भी थे जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं लेकिन इस्लामिक आक्रामकता के शिकार हैं, हिंसक प्रदर्शन के शिकार हैं। भारत के प्रतिनिधि भी न्यूयॉर्क में मौजूद थे। भारत भी आक्रामक इस्लामिक हिंसा का शिकार है, यानी न्यूयॉर्क में आक्रामक इस्लामिक हिंसा के पीड़ित और इस हिंसा को बढ़ावा देने वाले दोनों पक्ष मौजूद थे। ट्रंप जिन इस्लामिक देशों के भरोसे गाजा की समस्या का हल तलाशना चाहते हैं, मैक्रो फिलिस्तीन का समर्थन कर जिन इस्लामिक देशों का समर्थन चाहते हैं, वो सैन्य और आर्थिक तौर पर इतने मजबूत नहीं है कि अमेरिका या यूरोप को डरा सकें। लेकिन शरणार्थियों की आक्रामकता और मुस्लिम कट्टरपंथियों की उग्रता ही शायद वो ताकत है जिसने इस्लामिक देशों को वर्ल्ड ऑर्डर में इतना मजबूत कर दिया है। अमेरिका से यूरोप तक मुस्लिम देशों का रुतबा बढ़ता दिखाई दे रहा है। बढ़ती इस्लामिक आक्रामकता के कारण ही ट्रंप जैसे नेता मुस्लिम देशों के नेताओं को अपने साथ बिठाकर चर्चा कर रहे हैं, तो मैक्रो जैसे नेता ट्रंप के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज़। जी न्यूज़।